भैया गुड इवनिंग दोस्त, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आर्यन सिविल क्लासेस में। आज करंट अफेयर्स का दूसरा सेशन है और 1 ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है आपके सामने लाया गया है और आपका तमाम एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस और बीपीएससी के लिए काफ़ी कारगर सेशन होने वाला है। तो कल था पहला क्लास और आज देखेंगे, आज है दूसरा क्लास। तो आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का भी प्रश्न मिलेगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा आपके आगामी एग्जाम में। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का ये है पहला प्रश्न आपके सामने और एक इसका आंसर बताएंगे। आंसर तो है आपके सामने, देखेंगे। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, कौन बना है? मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं और ये है मिचेल स्टार्क। कहाँ के रहने वाले खिलाड़ी हैं? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। इनको कितने रुपए में खरीदा गया है? तो 24.75 करोड़ रुपए में, 24.75 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है और ये आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए। तो चलिए हम देखते हैं आईपीएल से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके का प्रश्न। तो यहाँ से स्टैटिक जीके का प्रश्न क्या बनेगा? आपका पहला प्रश्न बनेगा कि आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था? आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा आईपीएल का पहला संस्करण हुआ था 2008 में, 2008 में। और पहले संस्करण का विजेता कौन था? तो पहले संस्करण का विजेता था राजस्थान रॉयल्स। कौन था? राजस्थान रॉयल्स था। इस बार वाला पूछेगा कि आईपीएल का कौन से नंबर का संस्करण चल रहा है जो अभी वर्तमान में चल रहा है 2024 वाला। तो आईपीएल का इस बार वाला वर्तमान संस्करण को लेकर के यह 17वां संस्करण हो जाएगा। कौन से नंबर का संस्करण? 17वें नंबर का संस्करण हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे और क्या प्रश्न बनेगा कि आईपीएल का 17वें संस्करण का स्पॉन्सर, ये भी करंट अफेयर्स में बनेगा कि आईपीएल का 17वें संस्करण का स्पॉन्सर कौन है? तो स्पॉन्सर जो है टाटा है। कौन है? टाटा है। ये भी करंट अफेयर्स में आपसे पूछ सकता है कि आईपीएल 2024 का स्पॉन्सर कौन है? तो टाटा कंपनी इस बार की स्पॉन्सर है। और क्या प्रश्न पूछेगा आपसे कि आईपीएल के इतिहास में अब तक सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी। तो अब तक सारे संस्करण को मिला करके सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी हैं विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली हैं, विराट कोहली। और पूछेगा कि आईपीएल के सभी संस्करणों को मिला करके सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं? सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं यजुवेंद्र चहल। अब देखो इनसे प्रश्न क्या पूछेगा करंट अफेयर्स में? इनसे प्रश्न क्या पूछेगा? यजुवेंद्र चहल से इसी संस्करण में 2024 वाले संस्करण में ही 200 प्लस विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तो ये भी करंट अफेयर्स पूछ लेगा कि आईपीएल के इतिहास में 200 प्लस विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो यजुवेंद्र चहल है। कौन है? यजुवेंद्र चहल है। और आईपीएल से क्या पूछेगा कि वर्ष 2024 में कुल कितने टीम भाग ले रही हैं? वर्ष 2024 में कुल कितने टीमें भाग ले रही हैं? तो 10 टीमें भाग ले रही हैं वर्ष 2024 में। वर्ष 2024 में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं। और आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि जो पिछला संस्करण था 2023 उसका विजेता टीम कौन था? तो विजेता टीम कौन था? तो चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स। और ये भी प्रश्न आपसे पूछेगा कि आईपीएल में सर्वाधिक बार ट्रॉफी कौन जीता है? सर्वाधिक बार ट्रॉफी कौन जीता है? तो सर्वाधिक बार ट्रॉफी जो जीते हैं ये मुंबई इंडियंस, मुंबई और चेन्नई दोनों मिलकर के कितना बार? 5-5 बार इस ट्रॉफी को जीते हैं। ठीक है, तो इतना प्रश्न बनेगा आईपीएल से। एक बार पुनः देखते हैं। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने मिचेल स्टार्क। कितने में? 24.75 करोड़ रुपए में बिके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था? तो पहला संस्करण हुआ था
ये 2008 में कौन सी टीम विजेता रही, तो राजस्थान रॉयल्स। इस बार का आईपीएल का संस्करण जो है 17वां संस्करण है 2024 को लेकर के। और आईपीएल का स्पॉन्सर पूछेगा कि वर्ष 2024 का आईपीएल का स्पॉन्सर बताइए, तो टाटा कंपनी इसकी स्पॉन्सर है। पूछेगा कि आईपीएल में के इतिहास में अब तक सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी, तो विराट कोहली। आईपीएल के इतिहास में अब तक सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी, तो यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल से यह भी करंट बनेगा कि आईपीएल के इतिहास में 200 प्लस विकेट लेने वाला एक पहला खिलाड़ी, तो यजुवेंद्र चहल बने हैं। और ये भी करंट में आपसे पूछ सकता है कि इसी वर्ष 2024 में ही इनका 200 प्लस विकेट पूरा हुआ है। तो 2024 में कुल कितने टीमें भाग लेंगी, तो 10 टीमें भाग लेंगी। और पिछला संस्करण जो 2023 में हुआ था उसका विजेता कौन रहा, तो चेन्नई सुपर किंग्स रहा। आईपीएल में सर्वाधिक बार ट्रॉफी कौन जीता है, तो मुंबई और चेन्नई दोनों मिलकर के 5-5 बार ट्रॉफी को जीते हैं। आते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 एक सेकेंड, हाँ देखेंगे तो किन्हें दिया गया है। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा था। तो देखते हैं, ये दो लोगों को दिया गया है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को दिया गया। ये दो खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो ये पूछेगा, आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा था कि ये दोनों खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, तो ये दोनों खिलाड़ी जो हैं बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। और बैडमिंटन में युगल जोड़ी में पहले स्थान की जोड़ी है, ये टॉप की जोड़ी है। तो इन दोनों को क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। अब आपसे स्टैटिक जीके में प्रश्न क्या पूछेगा, स्टैटिक जीके में आपसे प्रश्न पूछेगा कि ध्यानचंद जो हैं इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। कहाँ हुआ था, प्रयागराज में। और इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये क्या है, हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर। और आपसे पूछेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इसको पूर्व किस नाम से जानते थे, तो इसका पूर्व नाम है क्या, पूर्व नाम पहले हम इसको किस नाम से जानते थे, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। अब इसको हम किस नाम से जानते हैं, अब जानते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, तो पहला यह पुरस्कार दिया गया था, किन्हें दिया गया था, तो विश्वनाथन आनंद को, विश्वनाथन आनंद को, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रत्येक वर्ष खेल दिवस हम कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष खेल दिवस हम मनाते हैं 29 अगस्त को। कब मनाते हैं, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, 29 अगस्त को मनाते हैं, खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आपसे यह भी प्रश्न पूछेगा कि इस बार अर्जुन अवार्ड कुल कितने लोगों को दिया गया है। अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड ये भी खेल से संबंधित है। तो अर्जुन अवार्ड दिया गया है, कुल 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो एक बार और देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दो लोगों को, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक को। बैडमिंटन खेल से दोनों संबंधित हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ है प्रयागराज में, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इनका ये इस खेल का पूर्व नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद। और प्रत्येक वर्ष हम 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, खेल दिवस मनाते हैं। और इस बार वाला पूछ लेगा कि अर्जुन अवार्ड कुल कितने लोगों को दिया गया, तो कुल 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। आते हैं आज के तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न आपके सामने रहा, क्या है प्रश्न, कि प्रश्न बनेगा कि एक चर्चित आत्मकथा है। आत्मकथा क्या है,
शेर जिसने चांदनी पी ली, शेर जिसने चांदनी पी ली। अब ये पूछेगा कि किन की आत्मकथा है, तो शेर जिसने चांदनी पी ली एस सोमनाथ की आत्मकथा है। किनका है? एस सोमनाथ की आत्मकथा है, जो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है, वर्तमान में इसरो चेयरमैन है। ठीक है, अब देखो इसरो से संबंधित स्टैटिक जीके का प्रश्न क्या बनेगा? स्टैटिक जीके का प्रश्न बनेगा कि इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुआ था। और देखते हैं, बताएंगे इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो से संबंधित इसरो ने इस बार चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है, चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है जो कि सफल रहा। चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है, कहाँ से लॉन्च किया है? तो सतीश धवन केंद्र से इसको लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा से। अब देखेंगे कि चंद्रयान मिशन जो था इस बार भारत का तीसरा मिशन था। चंद्रयान मिशन तीसरा मिशन था और ये सफल रहा, और भारत इस मिशन के तहत दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी पोल पर पहुंचा है। चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर पहुंचा है। किस दिन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था? बताएंगे आप लोग। 14 जुलाई को। किस दिन लॉन्च किया गया था? लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा कब है? पहुंचा है दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। और किस दिन पहुंचा है? तो किस दिन पहुंचा है? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। और जिस दिन यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है तो मोदी जी ने घोषणा कर दिया है कि प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को हम क्या मनाएंगे? अंतरिक्ष दिवस। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि प्रत्येक वर्ष अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? प्रत्येक वर्ष अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो प्रत्येक वर्ष अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त को। कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को। पहुंचा कब है? दक्षिणी ध्रुव पे, चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर 23 अगस्त को पहुंचा है। और प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को अब हम क्या मनाएंगे? अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। ठीक है, और देखते हैं इससे प्रश्न। जैसे ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बन गया है और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो देखते हैं पहले 3 देश कौन थे जो चंद्रमा पे पहुंचे इससे पहले? तो पहले 3 देश जो हैं, सबसे पहले अमेरिका आता है, अमेरिका। इसके बाद रूस 2 नंबर, इसके बाद स्थान आता है चीन का, और इसके बाद स्थान आता है भारत का। तो भारत चौथा देश बना है चंद्रमा पर पहुंचने वाला। आपसे प्रश्न पूछेगा कि दक्षिणी पोल पर पहुंचने वाला, तो दक्षिणी पोल पर पहुंचने वाला पहला देश और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश। अभी ये भी करंट में जुड़ेगा आपसे कि 5वां देश कौन सा बना है चंद्रमा पर पहुंचने वाला? तो 5वां जो देश बना है, 5वां देश जो बना है चंद्रमा पर पहुंचने वाला, तो ये 5वां देश है जापान। कौन सा देश? जापान बना है। तो अब तक चंद्रमा पर कुल कितने देश पहुंच चुके हैं? तो 5 देश पहुंच चुके हैं, अमेरिका, रूस, चीन, भारत, और 5वें स्थान पर कौन है? जापान है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न बनेगा कि डॉक्टर रवि कन्नन से प्रश्न बनेगा कि रैमन मैग्सेस पुरस्कार वर्ष 2023 से सम्मानित किया गया। इन्हें जो है डॉक्टर रवि कन्नन को रैमन मैग्सेस पुरस्कार वर्ष 2023 से सम्मानित किया गया है। और देखेंगे ये क्या है? तो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जिसे बोलेंगे कैंसर रोग विशेषज्ञ। कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं जिन्हें रैमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है। तो अब देखेंगे कि रैमन मैग्सेस पुरस्कार क्या है। स्टैटिक जीके में बनेगा,
स्टैटिक जीके में बनेगा कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार क्या है। तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है ये फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के याद में, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के याद में दिया जाता है, पूर्व राष्ट्रपति के याद में दिया जाता है, ठीक है। और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। रेमन मैग्सेस को क्या बोला जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार। इसे बोला जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। ये केवल एशिया महाद्वीप के रहने वाले लोगों को ही दिया जाता है, तो इसलिए इसे क्या बोला गया है? एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला गया है। प्रश्न आपसे ये भी पूछेगा स्टैटिक जीके में कि पहला भारतीय जिसे रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पहले भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया वे हैं विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे हैं, विनोबा भावे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए किनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो आपका आंसर है रामनाथ कोविंद। इन्हीं की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव का गठन किया गया है, इस समिति का गठन किया गया है। तो अब स्टैटिक जीके में प्रश्न क्या बनेगा देखते हैं। स्टैटिक जीके में प्रश्न क्या बनेगा? स्टैटिक जीके में प्रश्न बनेगा कि ये रामनाथ कोविंद जी जो हैं ये भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो भारत के ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे, 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और बताएंगे कि ये दूसरे दलित राष्ट्रपति, पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो के.आर. नारायण थे। तो रामनाथ कोविंद से प्रश्न बनेगा कि ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। अब बताएंगे कि वर्तमान में 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में 15वें नंबर के राष्ट्रपति, तो वर्तमान में 15वें नंबर पर हैं द्रौपदी मुर्मू। अब इनसे प्रश्न क्या बनेगा कि पहले आदिवासी महिला जिनको राष्ट्रपति बनाया गया, तो द्रौपदी मुर्मू है पहली आदिवासी महिला जिन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है, तो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। अब देखेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछेगा कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? राष्ट्रपति के संदर्भ में सबसे लंबा कार्यकाल किसे रहा? तो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनका दो कार्यकाल रहा है वो है राजेंद्र प्रसाद, और इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा राष्ट्रपति के रूप में। इनका कार्यकाल रहा कब से कब तक? तो 1950 से लेकर के 1962 तक। ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं और सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा है इनका 1950 से लेकर के 1962 तक। और प्रश्न क्या बनेगा आपसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग कौन कौन लोग भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। कौन कौन भाग लेता है? तो इनके चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। अब देखेंगे प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। कितना वर्ष होना चाहिए? 35 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए।
अब प्रश्न क्या बनेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए, कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए, कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रश्न आपसे बनेगा कि ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया, तो ऐसे दो राष्ट्रपति हैं और दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया, कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया। दो लोग हैं, पहले व्यक्ति जो है, पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और दूसरे कौन हैं, दूसरे नंबर पर हैं फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया। ठीक है, और फखरुद्दीन अली अहमद से प्रश्न ये भी पूछेगा कि जब भारत में इमरजेंसी लगा था तो उस समय राष्ट्रपति कौन था, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न बनेगा सर्ववेद महामंदिर से। सर्ववेद महामंदिर क्या है, तो सर्ववेद महामंदिर जो है इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पर, वाराणसी में। पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये है सर्ववेद महामंदिर, इसका पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो इससे प्रश्न क्या बनेगा, ये जो मंदिर है ना, ये 7 मंजिला मंदिर है, 7 मंजिला है, और ये किसके लिए है, मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए, जिसको हम बोलेंगे ध्यान योग के लिए। किसके लिए है, ध्यान योग के लिए ये मंदिर है, ध्यान योग के लिए मंदिर है, मेडिटेशन के लिए। और इसकी क्षमता है कि एक बार में इस पर 20,000 लोग बैठ करके ध्यान योग कर सकते हैं। कितने लोग, एक बार में 20,000 से अधिक लोग बैठ करके ध्यान योग कर सकते हैं। तो प्रश्न आपसे बनेगा कि सर्ववेद महामंदिर कहाँ उद्घाटन हुआ है, तो ये वाराणसी में उद्घाटन हुआ है। कौन किया है, पीएम मोदी किए हैं। 7 मंजिला इमारत है, मेडिटेशन ध्यान योग के लिए है, और इसकी क्षमता क्या है कि एक बार में 20,000 प्लस लोग बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, देखेंगे खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण। तो खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण, जो भी पहला संस्करण होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो इस बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण हुआ है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। और इस पहले संस्करण में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो हरियाणा रहा। पहले संस्करण में पहले स्थान पर कौन रहा, तो हरियाणा। आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। अब देखो ये भी प्रश्न आपसे पूछेगा, ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, पूछेगा आपसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण वर्ष 2023 में हुआ है, और कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली, खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में 5वां संस्करण। और पूछेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है, यूपी में किया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये रहा आज का नेक्स्ट प्रश्न, MV गंगा विलास। ये क्या है, MV गंगा विलास। MV गंगा विलास क्या है, तो देखेंगे ये है विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा, विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा है। कितना किलोमीटर, 3200 किलोमीटर की यह दूरी तय करेगा। कहां से कहां तक, तो वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक, वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक यह 3200 किलोमीटर का सेवा देगा। और देखेंगे इससे प्रश्न क्या बनेगा, ये है MV गंगा विलास, कहां से चलेगा, तो वाराणसी से कहां तक, डिब्रूगढ़ तक। और यह कुल दूरी कितना रहेगा, 3200 किलोमीटर। कुल दूरी कितना रहेगा, 3200 किलोमीटर। अब देखो इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि यह जो है
3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और कितना दिन में दूरी तय करेगा? 50 दिन में यह दूरी तय करेगा। और इसका अगर आप कहेंगे कि किराया कितना है, तो किराया है मात्र 50 से 55 लाख रुपए। 50 से 55 लाख रुपए, ये 50 दिन का किराया है। और एक एक दिन का किराया लगभग 1 लाख रुपए है। एक दिन का किराया कितना? लगभग 1 लाख रुपए है। तो प्रश्न ये है कि एमवी गंगा विलास, नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि क्या नाम है? एमवी गंगा विलास। तो किराया भी तो होना चाहिए 50 से 55 लाख। दूरी कितना है? 3200 किलोमीटर की दूरी है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछेगा स्टैटिक जीके में आपसे प्रश्न पूछेगा, स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछेगा कि पहला एनडब्ल्यू फर्स्ट कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक है? तो इसको बताएंगे इलाहाबाद से लेकर के, इलाहाबाद राष्ट्रीय जल मार्ग है, पहला राष्ट्रीय जल मार्ग। तो इलाहाबाद से लेकर के, जिसे अब प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, कहां तक है? हल्दिया तक है। और इसकी कुल दूरी सबसे लंबी यही है, राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट जो है यह सबसे लंबी दूरी का है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। और कुल दूरी कितना है? 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों में के सूची में शामिल किया गया है। तो किनको शामिल किया गया है? कोझिकोड को और ग्वालियर को। कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। और ग्वालियर कहाँ है? ग्वालियर जो है एमपी में है। तो यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों में इनको शामिल किया गया है, कोझिकोड केरल को और ग्वालियर एमपी को। अब देखेंगे यूनेस्को से संबंधित प्रश्न क्या पूछेगा। तो यूनेस्को से संबंधित प्रश्न पूछेगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था। तो यूनेस्को का स्थापना हुआ था 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है पेरिस में। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। आपसे यह भी प्रश्न पूछेगा कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल किस देश का है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जिसका सर्वाधिक संख्या किस देश में है। तो सर्वाधिक संख्या इटली में है। और इसकी संख्या कितना है? इटली में है। और इसकी संख्या जो है 59 है। कितना है? 59 है। तो पूछेगा कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सर्वाधिक संख्या किस देश में है। तो इटली में है। कितना है? 59 है। और भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितना है टोटल। तो भारत में कुल 42। भारत में कुल कितने हैं? भारत में कुल कितने हैं? 42 हैं। तो भारत में कुल कितने हैं? 42 हैं। और सर्वाधिक पूछेगा तो इटली पहले स्थान पर कितना है? 59 है। ठीक है। और आपसे यह भी प्रश्न पूछेगा कि भारत के किन किन स्थानों को पहले यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो सबसे पहले 4 स्थानों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। कौन कौन सा स्थल हैं? तो ये स्थल हैं अजंता का किला, एलोरा का किला, और कौन सा है? आगरा का किला है, आगरा का किला। और एक है आगरा का किला और ताजमहल को। तो भारत में सबसे पहले इन 4 स्थानों को यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया था। कौन से? अजंता का किला, एलोरा का किला, आगरा का किला और ताजमहल। इन चारों को 1983 में सम्मिलित किया गया था। चारों को कब सम्मिलित किया गया था? तो 1983 में सम्मिलित किया गया था। पहले जो 2 हैं, शुरुआत के जो 2 हैं, ये कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में हैं। और अंतिम 2 जो हैं ये आपके यूपी से हैं। अंतिम 2 जो हैं आपके यूपी से हैं।
तो चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न बनेगा कि रणजी ट्रॉफी से वर्ष 2023 में रणजी ट्रॉफी विजेता, वर्ष 2023 में रणजी ट्रॉफी विजेता कौन सी टीम रही? तो टीम रही 2023 का विजेता सौराष्ट्र। कौन सी टीम जीती है? तो सौराष्ट्र जीती है वर्ष 2023 का रणजी ट्रॉफी। और रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा रणजी ट्रॉफी से संबंधित कि अब तक रणजी के इतिहास में, रणजी के इतिहास में सर्वाधिक बार ट्रॉफी कौन जीता है? सर्वाधिक ट्रॉफी जीता है मुंबई। सर्वाधिक ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी कौन जीता है? मुंबई। और कितना बार? 41 बार जीता है। पूछेगा कि रणजी में सर्वाधिक रन बनाने वाला, रणजी में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी, सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वसीम जाफर है। कौन है? वसीम जाफर है। वसीम जाफर है। ठीक है। आपसे पूछेगा ये भी करंट अफेयर्स में कि रणजी ट्रॉफी विजेता कौन था? सौराष्ट्र। आपसे पूछेगा कि विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। वर्ष 2023 का विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी कौन सा राज्य जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जीता है हरियाणा। कौन जीता है? हरियाणा जीता है। तो ये दोनों खेल क्रिकेट से ही संबंधित है। रणजी ट्रॉफी तो सौराष्ट्र, विजय हजारे ट्रॉफी तो हरियाणा। पूछेगा कि रणजी में सर्वाधिक ट्रॉफी कौन जीता है? तो मुंबई 41 बार जीता है। और सर्वाधिक रन कौन बनाया है रणजी ट्रॉफी में? तो वसीम जाफर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नीति आयोग से संबंधित। नीति आयोग, अब देखो पूछेगा नीति आयोग से संबंधित प्रश्न कि नीति आयोग का नया सीईओ कौन बना है? तो नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। यह पहले नीति आयोग किस नाम से जाना जाता था? तो इसको हम योजना आयोग के नाम से जानते थे। अब देखो नीति आयोग, इसको हम कब से जानते हैं? नीति नाम से कब से जानते हैं? तो 1 जनवरी, पूछेगा कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं। ठीक है। तो देखो प्रश्न क्या है? नीति आयोग का सीईओ तो वीवीआर सुब्रमण्यम। और नीति आयोग का उपाध्यक्ष पूछेगा तो सुमन बेरी हैं। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग को पहले हम किस नाम से जानते थे? तो नीति आयोग को पहले हम योजना आयोग के नाम से जानते थे। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो लाडली बहना योजना ये एमपी सरकार की योजना है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से ऊपर महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अब देखेंगे कि एमपी से संबंधित प्रश्न क्या है। सीधे सीधे पूछेगा कि लाडली बहना योजना तो एमपी राज्य सरकार की योजना है। इस योजना के तहत 21 वर्ष से ऊपर महिलाओं को क्या दिया जाएगा? प्रति वर्ष नहीं, प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे। आपसे पूछेगा कि बताओ एमपी का सीएम कौन है वर्तमान में? तो एमपी का सीएम बताएंगे कौन है? एमपी का सीएम मोहन यादव हैं। कौन है? मोहन यादव हैं। एमपी के सीएम हैं मोहन यादव हैं। आपसे स्टैटिक जीके में ये भी प्रश्न पूछेगा। स्टैटिक जीके में पूछेगा प्रश्न कि बताइए, हाँ, अब तक सर्वाधिक बार कौन शपथ ले चुके हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो हैं, ये प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जाम में कि नीतीश कुमार जो हैं इस बार सीएम पद के लिए 9वीं बार शपथ लिए।
बार शपथ लिए हैं। कहाँ के हैं, कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद के लिए 9वीं बार शपथ ग्रहण किए हैं। ठीक है, तो इस योजना को याद रखेंगे, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश का है। 21 वर्ष से ऊपर महिलाओं के लिए प्रति वर्ष 1000 रुपये दिए जाएंगे। सीएम कौन है, मोहन यादव। और बिहार के नीतीश कुमार जो है सीएम पद के लिए 9वीं बार शपथ ग्रहण किए हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पीएम विश्वकर्मा योजना, यह योजना क्या है, पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना देखेंगे तो यह शुरुआत किया गया है 17 सितंबर 2023 को, 17 सितंबर 2023 को, और प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस योजना का शुरुआत किया गया है। इस योजना के तहत सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, कुम्हार, चर्मकार आदि पारंपरिक हितार्थ के लिए कुल 3 लाख का ऋण प्रदान किया जाएगा। और कितने दर पर, 5% के दर पर, 5% के दर पर कितना ऋण दिया जाएगा, 3 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का शुरुआत कब हुआ, तो 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कुल 3 लाख का ऋण दिया जाएगा। कितने परसेंट पर, 5% पर दिया जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, कुछ योजना जो है राज्य सरकारों की योजना है जिसको हम देखेंगे स्टैटिक जीके में। तो अमृत वृक्ष आंदोलन, जो कि कल के क्लास में बताया गया था आपको कि अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ का है, तो ये असम राज्य सरकार की योजना है। तो अमृत वृक्ष आंदोलन पूछेगा तो असम राज्य सरकार की योजना है। और असम का सीएम बता दो कौन है, असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम से संबंधित कल स्टैटिक जीके में बताया गया था कि असम जो है सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। लगभग 52% चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है, भारत में, तो असम में होता है। और असम को प्राचीन किस नाम से जानते हैं, तो असम को प्राचीन कामरूप के नाम से जाना जाता है। और विश्व प्रसिद्ध माजुली द्वीप, जिसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा जाए, तो कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। अब देखते हैं नेक्स्ट है, एक पंचायत एक खेल का मैदान। एक पंचायत एक खेल का मैदान कहाँ का है, तो केरल का है। और केरल का सीएम बता दो कौन है, सीएम कौन है, तो सीएम है पिनरई विजयन। सीएम कौन है, पिनरई विजयन है। केरल का सीएम कौन है, पिनरई विजयन है। तो देखो पूछेगा एक पंचायत एक खेल मैदान, तो केरल। अगर पूछेगा कि एक जिला एक खेल, एक जिला एक खेल पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। एक पंचायत एक खेल का मैदान पूछेगा तो केरल। ये है इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना तो कहाँ का है, ये योजना कहाँ का है, राजस्थान का है। और राजस्थान का सीएम बताएंगे कौन है, राजस्थान का सीएम है भजन लाल शर्मा। कौन है, भजन लाल शर्मा है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना किस राज्य सरकार की मुहिम है, तो राजस्थान सरकार की मुहिम है। और राजस्थान का सीएम कौन है, भजन लाल शर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना, हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो बिहार राज्य सरकार की योजना है। और बिहार का सीएम कौन बना है बताएंगे, बिहार का सीएम बने हैं नीतीश कुमार। रिकॉर्ड 8वीं बार लगातार मुख्यमंत्री बनने का शपथ ग्रहण किए, 9वीं बार, रिकॉर्ड 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने का शपथ लिए हैं कौन, ये नीतीश कुमार। और हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना तो बिहार सरकार की ये योजना है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फीफा महिला विश्व कप विजेता, फीफा महिला विश्व कप विजेता, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो हाँ, इसका आयोजन हुआ है स्पेन में। पूछेगा कि फीफा महिला विश्व कप विजेता, तो विजेता पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, विजेता अगर पूछेगा तो स्पेन। कौन सी टीम जीती है, तो स्पेन की टीम विजेता रहा, स्पेन की टीम विजेता रहा फीफा महिला विश्व कप। और आयोजन पूछेगा कि आयोजन कहाँ हुआ, तो आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो फीफा महिला विश्व कप का आयोजन स्पेन में, नहीं, कौन सा देश जीता, स्पेन जीता है। और आयोजन कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है।
अब देखो फीफा से संबंधित प्रश्न पूछेगा कि फीफा से संबंधित फीफा पुरुष 2022 पिछला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, ये पुरुष वाला फीफा पुरुष 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आयोजन हुआ था कतर में। और विजेता पूछेगा कि विजेता कौन रहा, तो विजेता रहा अर्जेंटीना। कौन रहा? अर्जेंटीना रहा। इस बार का पूछेगा कि इस बार का बताइए कि आयोजन कहाँ होगा, इस बार का फीफा नेक्स्ट जो है आयोजन कहाँ होगा, 2026 वाला 4 साल पे होता है। तो फीफा पुरुष 2026 का आयोजन कहाँ कहाँ होगा, तो 3 देशों में होगा और तीनों पड़ोसी देश हैं। कौन कौन? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। देखो तो ये प्रश्न बनेगा फीफा पुरुष 2022 का कहाँ आयोजन हुआ था, तो कतर में। विजेता कौन? अर्जेंटीना। और प्रश्न ये बनेगा कि नेक्स्ट, ये करंट में प्रश्न बन सकता है कि नेक्स्ट फीफा पुरुष का 2026 का आयोजन कहाँ होगा, तो 3 देशों में होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और इसका हेडक्वार्टर बताएंगे आप लोग, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका फीफा का हेडक्वार्टर जो है, फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख, कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं भारतीय मूल के अजय बंगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बने, ये हैं अजय बंगा। अब देखो प्रश्न क्या बनेगा विश्व बैंक से संबंधित स्टैटिक जीके का प्रश्न बनेगा कि इसका मुख्यालय बताइए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वर्ष 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है जॉर्जी गॉस्पिडिनो को। किन्हें? जॉर्जी गॉस्पिडिनो को। और इनके किस उपन्यास के लिए, तो उपन्यास है टाइम शेल्टर के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछेगा वर्ष 2023 का, तो जॉर्जी गॉस्पिडिनो को किस उपन्यास के लिए, तो उपन्यास है कौन सा? टाइम शेल्टर के लिए। अब देखो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, आपसे पूछेगा कि केवल बुकर पुरस्कार किन्हें दिया गया? दोनों अलग अलग पुरस्कार हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गॉस्पिडिनो को, और बुकर पुरस्कार पूछेगा वर्ष 2023 का, तो किसे मिला है? पाल लिंच को। किसे मिला है? पाल लिंच को मिला है। किस उपन्यास के लिए, तो उपन्यास के लिए इन्हें मिला है इनको मिला है, कौन सा उपन्यास है इनका पाल लिंच का? हाँ, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। ठीक है, तो आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वर्ष 2023 का, तो जॉर्जी गॉस्पिडिनो किस उपन्यास के लिए? टाइम शेल्टर के लिए। और पूछेगा कि बुकर पुरस्कार वर्ष 2023 का, तो पाल लिंच को दिया गया है। इनकी उपन्यास कौन सा है? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। 13वां महारत्न कंपनी कौन सा बना है? 13वां महारत्न कंपनी जो बना है, महारत्न का दर्जा दिया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया। किसे दिया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। तो अब महारत्नों की संख्या कितना हो गया? 13 हो गया है। 13वां महारत्न पूछेगा तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। आज का रहा ये अंतिम प्रश्न। देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। कहाँ किया गया? दक्षिण अफ्रीका में। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका। SCO का कहाँ किया गया है आयोजन 2023 वाला? तो भारत में किया गया है। संघाई शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत में। SCO का
आयोजन भारत में। आसियान का आयोजन वर्ष 2023 में कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया में किया गया है। आसियान का आयोजन इंडोनेशिया में, और वर्ष 2023 में G20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया। ठीक है, और पूछेगा कि G7 का आयोजन कहाँ किया गया? तो G7 का आयोजन जापान में किया गया। तो एक बार और देखते हैं 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में, SCO का भारत में, आसियान का इंडोनेशिया में, G20 का भारत में और G7 का जापान में। आपसे पूछेगा कि ब्रिक्स का ठीक है, यहाँ देखेंगे, हाँ, आसियान संघाई शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है। ठीक है, तो आज रहा ये आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, ये पसंद आया होगा सेशन, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। और पूरा जो मैटर है ये आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल क्या है? आर्यन सिविल कॉम्पिटिटिव क्लासेज, आर्यन सिविल कॉम्पिटिटिव क्लासेज। ये पूरा मैटर आपको PDF मिल जाएगा उसी टेलीग्राम चैनल पर। तो धन्यवाद।